हम जिस विषय के बारे में पढ़ेंगे वो फर्स्ट ईयर के सिलेबस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है वैदिक सभ्यता। इसके अंतर्गत वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति, इसे वैदिक संस्कृति कहना ज़्यादा सही रहेगा वैदिक सभ्यता की जगह। संस्कृति और सभ्यता में मूलतः दो फर्क है। जहाँ हड़प्पा एक सभ्यता है वहीं वैदिक को संस्कृति कहा जाता है। ऐसी कोई भी ऐतिहासिक वस्तु, घटना या किसी भी तरह का विकास क्रम जिसके भौतिक साक्ष्य मौजूद हो उसे सभ्यता कहते हैं। वहीं जिसके अभौतिक या जिसके सांस्कृतिक पक्ष मौजूद हो उसे संस्कृति कहते हैं। इस संपूर्ण टॉपिक में हम वैदिक साहित्य, वैदिक लोगों का, आर्यों का भारत में आगमन या आर्यों का भारत में निवास स्थान, उनकी संस्कृति, उनका साहित्य, उनकी भाषा और उनकी आर्थिक व्यवस्था के विषय में पढ़ेंगे। आज हम जिस विषय के बारे में अध्ययन करने वाले हैं उस विषय का नाम है वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति जब यह शब्द प्रयोग किया जाता है तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि संस्कृति और सभ्यता, क्योंकि जहाँ हम सिंधु सभ्यता की बात करते हैं वहीं वैदिक के साथ हमेशा संस्कृति शब्द का प्रयोग होता है। मूलतः दोनों में एक फ़र्क है। सभ्यता जहाँ भौतिक पक्षों को बताती है वहीं संस्कृति अभौतिक पक्षों को बताती है, क्योंकि सिंधु सभ्यता के विषय में जितना भी आज तक लिखा गया है या जितना भी आज तक अध्ययन किया गया है वो उस समय के तमाम प्रकार के भौतिक अवशेषों के आधार पर लिखा गया है। वहीं वैदिक संस्कृति के बारे में जो भी लिखा गया है वो उसके अभौतिक पक्षों अर्थात सॉफ्ट पक्षों, सांस्कृतिक पक्षों के आधार पर लिखा गया है। यह जानकारी हमें जिसमें मिलती है उसको वैदिक साहित्य के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद, वहीं संपूर्ण ब्राह्मण, आरण्यक व उपनिषदों को समावेश किया जाता है। ऋग्वेद, यह जो बताया गया है यह ऋग्वेदिक साहित्य था, अर्थात ऋग्वेदिक साहित्य या वैदिक साहित्य में किन किन विषयों का समावेश होता है? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद व उसकी स्मृति व श्रुति, स्मृति और टीकाएँ, यह समय काफ़ी बाद में आया। आर्यों के आगमन के विषय में विभिन्न विद्वानों में अलग अलग मतभेद है, जिसमें मुख्य रूप से मैक्स मूलर, बाल गंगाधर तिलक व दयानंद के मत प्रमुख है। विद्वानों में मुख्य रूप से मैक्स मूलर का जो मत है, जो इन्हें मध्य एशिया का मानता है, वह इसके पक्ष में बोगाज कोई अर्थात तुर्की में अनाथ और तुर्की में मिले अभिलेखों जिसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य जैसे देवताओं का उल्लेख किया गया है, प्रमाण देते हैं। साथ ही कहीं ऐसे शब्दों, भाषा वैज्ञानिक आधार पर कहीं ऐसे शब्दों का भी कहते हैं जो संस्कृत और मध्य एशियाई भाषाओं में समान रूप से पाए जाते हैं। आर्य कब आए, आर्य कौन थे, कहाँ से आए, यद्यपि यह एक विवाद का विषय हो सकता है, किंतु एक बार भारत के आने के बाद इनका भौगोलिक विस्तार, इनका क्षेत्रीय विस्तार वह सब कुछ स्पष्ट है। आर्य भारत में जिस क्षेत्र में बसे उसे सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया है, अर्थात यह वह क्षेत्र है जो सिंधु व उसकी सहायक 5 नदियों से मिलकर बना हुआ, जिसमें सतलज, रावी, झेलम, व्यास व चिनाब है। इन सभी नदियों का उल्लेख बार बार से ऋग्वेद में नदी सूक्त के अंतर्गत मिलता है। इसके अलावा आर्य का सबसे पवित्र स्थान जिसमें वो बसे वह ब्रह्मवर्त, जो कि सरस्वती व दसवती नदियों के बीच में पाया जाता है, वह माना गया है। आर्य भारत में सभ्यता का प्रसार पश्चिम से पूर्व की ओर हुआ है, अतः आर्य सबसे पहले आधुनिक पश्चिमी पंजाब, अफगानिस्तान में आकर बसे। उसके बाद धीरे धीरे वह गंगा के ऊपरी मध्य व ऊपरी गंगा घाटी में बसते गए। आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था, आर्य मूलतः एक कबायली समाज था।
इनका मुख्य व्यवसाय पशुचारक था। अपने आर्थिक या व्यवसाय के चक्कर में इन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। इस समय तक किसी भी प्रकार की एक स्थिर आर्थिक स्थिति का उदय नहीं हो पाया था, जिसके चलते कोई राजनीतिक राज्य या क्षेत्रीय आधार पर गठित हुए राज्यों का उदय नहीं हुआ था। इस समय हमें एक प्रमुख दाशरथी युद्ध का पता चलता है, जो कि पुरुषनी अर्थात रावी नदी के तट पर लगा गया था, जिसमें भरतवंश के राजा सुदास ने अन्य 5 राजाओं को, जिसमें तुर्वश, यदु, कृवि आदि शामिल थे, उनको परास्त किया था। इसके अलावा सभा, समिति, विदत व गण, जिसमें सभा व विदत में स्त्रियां भी भाग लेती थी। सभा जहां श्रेष्ठ लोगों का संगठन था, जिसमें समाज के उच्च वर्ण के या वृद्ध या महत्तर अर्थात श्रेष्ठ लोग भाग लेते थे। वहीं समिति आम जन की संस्था थी। यही राजा का चुनाव भी करती थी और इसी के आधार पर राजा का चुनाव होता था। इस समय की सामाजिक व्यवस्था, जैसा कि पहले बताया गया था कि ऋग्वेद मूलतः एक कबायली समाज था। इस समय समाज समतामूलक समाज था। किसी भी प्रकार के अधिशेष के अभाव में किसी भी प्रकार के राज्यों का गठन या हायरार्की या वरीयता पर आधारित, सोपान क्रम पर आधारित एक समाज का उदय अभी तक नहीं हो पाया था। यह समाज मूलतः पशुचारक था। वह पशुचारक समाज के अनुकूल ही इस समाज में पितृ अर्थात पुरुषों का प्रमुख स्थान था। हम यज्ञ के समय अधिकतर यह पाते हैं कि लोगों के द्वारा यज्ञ के फल के रूप में, संतान के रूप में अक्सर पुत्रों की कामना की गई है, पुत्रियों की कामना नहीं मिलती है। पर अभी तक एक, जैसा कि उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है, एक पूरे तरीके से वर्ण पर आधारित या जाति व्यवस्था पर एक संश्लिष्ट या बहुत ही जटिल समाज का अभी तक निर्माण नहीं हो पाया था। इस समय वर्ण व्यवस्था का अभाव था। व्यवसाय ही वर्ग का स्थान लिए होते। ऋग्वेद में एक जगह पर हम पाते हैं जहाँ कहता है कि मेरे पिताजी ने चक्की चलाई, मेरी माताजी यह कार्य करती थी। इस प्रकार से एक ही परिवार के अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार के कार्य करते थे। इस समय हम समाज में स्त्रियों का सम्मानजनक स्थान पाते हैं। उन्हें शिक्षा का साथ ही विभिन्न प्रकार की राजनीतिक संस्थाओं जैसे सभा व विदत में भाग लेने का अधिकार प्राप्त था। उत्तरोत्तर स्त्रियों की स्थिति गिरती गई है। इस समय धार्मिक व्यवस्था, इस समय यज्ञों का अत्यंत महत्व था। विभिन्न समय पर अलग अलग राजसूय, वाजपेय, सौम्य, विभिन्न प्रकार के यज्ञ किए जाते थे। इन यज्ञों से होने वाले फल, इन यज्ञों में जो कामना की जाती थी वह पूरी तरह से भौतिक होती थी। इसमें पुत्र व संपत्ति की आधार यह माना जाता था कि यज्ञों में जो हवि डाली जाती थी वो इंद्र के पास पहुंचती थी या उनके देवताओं के पास पहुंचती थी। वह वरदान बन के बारिश के रूप में वह वरदान बनकर वापस आती थी। इस समय इंद्र, अग्नि, वरुण व सोम व मरुत प्रमुख देवता थे। प्रकृति को ही ईश्वर का मूर्त रूप मान के उसकी पूजा की जाती थी। इसे मैक्स मुलर ने हीनोथिज्म की संज्ञा दी है। आर्थिक जीवन, इस समय जैसा कि बताया गया है लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था। साथ ही ये पश्चिमी गंगा घाटी में अभी तक बस नहीं पाए थे। इनका मूल रूप से ये नदियों से होने वाली नदियों पर आश्रित रहते थे। वह पशुचारण के ऊपर इनकी पूरी अर्थव्यवस्था आधारित थी। अतः इससे किसी भी प्रकार का कोई भी स्थायी आर्थिक संगठन खड़ा हो पाना मुश्किल था। यह इनका पशुचारण मुख्य व्यवसाय था। वहीं कृषि का स्थान गौण था। इस प्रकार हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक समाज एक सरल समाज था, जिसमें स्त्रियों को व विभिन्न प्रकार के समुदायों को बराबर स्थान प्राप्त था। कृषि आर्थिक रूप से पशुचारक समाज होने के कारण यह एक समतामूलक समाज था। इनका जिसमें अभी तक किसी भी प्रकार की वर्ण व्यवस्था या जटिलता नहीं आ पाई थी। इस प्रकार यह एक सरल समाज था जो धर्म से अनुप्राणित अवश्य था, पर आर्थिक रूप से अधिशेष के अभाव में यह कर प्रधान समाज था। राज्यों का उदय बिना कर व्यवस्था के हो पाना संभव नहीं था। इस प्रकार ऋग्वैदिक समाज एक कबायली समाज था, जिसका मुख्य व्यवसाय पशुचारण था।
इनका विस्तार उत्तरी भारत अर्थात उत्तरी भारत में भी उत्तर पश्चिमी भारत में था। सरस्वती व 10 नदियों के बीच में पड़ने वाला ब्रह्मपुत्र प्रदेश इनका मूल स्थान था। धार्मिक व्यवस्था में यज्ञों का प्रमुख स्थान था। यज्ञों में विभिन्न प्रकार के अन्नों की बलि दी जाती व अग्नि को भी पवित्र माना जाता था। इस प्रकार वैदिक समाज 1500 से लगाकर 1000 ईसा के पूर्व में यहाँ एक वैदिक समाज का पूरा चित्र हमारे द्वारा प्रस्तुत किया गया है।